न्यूज यह है कि हाथरस केस में कांग्रेस नेता शिवराज को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शिवराज पर दंगे की साजिश रचने का आरोप है। हाथरस के विलन का वीडियो देखिए जिसमें खुलेआम जातीय दंगों की बात कर रहा है। ये नेता है, कांग्रेस का बड़ा नेता अपने आप को कहता है। शिवराज जीवन इनका नाम है और किस तरह की बातें शिवराज ने की है और उसके बाद फिर हिरासत में लिया गया है कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को। एक बार सुनाएं। जीवन की आवाज नहीं है, पूरे भारत के वाल्मीकियों की आवाज है। अगर किसी भी दरिंदे ने हमारी किसी भी बहन के उंगली भी लगाने की कोशिश की, किसी भी बहन के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की, तो हम माँ की कसम खा रहे, अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे, हाथ काट देंगे। अगर इस तरह की धमकी ऐसे संवेदनशील समय में देते हैं तो यकीनन हिरासत में लेकर के पूछताछ की जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहे थे। इस बीच एक और आरोपी लवकुश के पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, उसे साजिशन फंसाया गया। देश में खलबली मचाई हुई है। पूरे देश में मीडिया की जुबान पर, हर एक शख्स की जुबान पर इस वक्त हाथरस का मामला है और उस हाथरस मामले की जो पीड़ित है उन्हीं के घर पर मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं के घर की छत पर मैं खड़ा हुआ हूं। और जैसा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो देखिए जिस पर छत पर मैं इस वक्त हूं ये पीड़िता के घर की छत है और ये आरोपी हैं। इतने अगल बगल में जो पीड़ित है आरोपी हैं वो हैं। कुल 4 आरोपी हैं जिनमें से 3 का घर तो वो सामने है, हालांकि पेड़ों के बीच है। मैं फिर भी कहूंगा जैसे दिखाएं, पेड़ों के पीछे बिल्कुल जो एक इमारत सी आपको नजर आएगी, गांव में जिस तरह से घर होते हैं वैसा जो घर है वो संदीप सहित जो 3 आरोपी हैं उनका वो घर है। और जो चौथा आरोपी है उसका घर ये है। उसके घर हम जाएंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि जो आरोपी हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है जेल से और उस लेटर में ये इस बात का जिक्र किया गया है कि वो निर्दोष हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो मैं नीचे चलता हूं और देखता हूं घर पर कौन है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका पक्ष भी रखेंगे, उनका पक्ष सुनेंगे। देखते हैं कौन है यहाँ पर। ये अंकल जी बैठे हुए हैं। अंकल जी आप यहीं, आप पिता हैं? हाँ पिता हूँ मैं। तो आपको पता है कि अभी जो आपके बेटे जो भी जेल में हैं और जो टोटल 4 आरोपी अभी जेल में हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है एसपी को, हाथरस के एसपी को, कि वो निर्दोष हैं? हमें नहीं पता है इस बात का। मेरी पत्नी है कहा है आगरा गई है तो उनकी माँ है कहा है बीमार पड़ी हुई है और वो है कहा शाम तक आ जाएगी बस। जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था 14 तारीख को, जिस दिन आरोप लगाया था कि पीड़ित के साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी हत्या हुई है, उस दिन आपका बेटा कहाँ पर था? बेटा मेरी पत्नी के साथ था। अच्छा। हाँ। तो आरोपी जो लवकुश है उनके पिता हमारे साथ थे और बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया ऊपर से भी कि जो पड़ोस का घर है वो जो पड़ोस का घर है वो पीड़िता का है और ये घर इनका है, यानी कि लवकुश के पिता का। लवकुश के पिता हमारे साथ हैं जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनके बेटे ने कोई भी गुनाह नहीं किया है। आरोप जो है उनके ऊपर झूठा लगाया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक जांच का विषय है। एक लेटर भी लिखा गया है अलीगढ़ जेल में, क्योंकि 4 आरोपी बंद हैं तो चारों की तरफ से एक लेटर लिखा गया है हाथरस के एसपी को, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वो लोग निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उल्टा वो ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है तो ये जो लेटर है ये एसआईटी की जांच में जरूर शामिल होगा और फिर देखते हैं कि एसआईटी की फाइंडिंग्स इस जांच को लेकर क्या कहती हैं। कैमरामैन अजय के साथ रोहित पुनेठा, हाथरस, इंडिया न्यूज। रोहित पुनेठा के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। हाथरस से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं रोहित, हाथरस कांड में अब न जाने कितने ट्विस्ट और टर्न आ चुके हैं, न जाने बार बार कितनी बार हकीकत भी, कहानी भी हाथरस से लेकर के लखनऊ तक बदल रही हैं, बदलती चली आ रही हैं। ये चिट्ठी वाली एक अलग से कहानी है। जिन आरोपी के पिता से आपने बात की है वो अपनी तरफ से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। एसआईटी 40 लोगों को जांच करने के लिए पुलिस लाइन लेकर के गई है। आपको लगता नहीं कि केस बहुत ही ज्यादा उलझता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए राशिद, ये केस जैसे शुरू हुआ था वैसा अब रहा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें अब इंट्रोड्यूस होती जा रही है एक के बाद एक। शुरुआत में ये आरोप लगाया गया कि गैंगरेप हुआ, गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई और उसके बाद एक पीड़िता का जो सो कॉल्ड एक स्टेटमेंट है, जो डाइंग स्टेटमेंट था, वो आया जिसमें वो पीड़िता कहती है कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ। लेकिन उसके बाद इस केस को पूरी तरह से पलट दिया पुलिस के एडीजी ने, प्रशांत कुमार ने, जिन्होंने ये कहा कि भाई गैंगरेप तो हुआ ही नहीं है, गैंगरेप जब से कोई बात ही नहीं है। उन्होंने उसके पीछे जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका हवाला दिया और फिर उसके बाद
फिर उसके बाद इसमें एंट्री होती है पीएफआई की। यह पता चलता है कि हाथरस की इस घटना को किस तरीके से यूपी को एक हिंसा का केंद्र बदलने में इस्तेमाल किया जा रहा था। हाथरस में कैसे रातों रात एक वेबसाइट तैयार हुई थी, राशिदा बहुत अच्छे से जानते हैं, और कैसे उस एक रात में ही हजारों लोगों को इस वेबसाइट से जोड़ा गया, कैसे मॉरिशस से फंडिंग आई, 50 करोड़ की मॉरिशस से फंडिंग आई जिसकी ईडी जांच कर रही है, 100 करोड़ की फंडिंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये मामला अब अलग रूप लेता जा रहा है। और अब यही बात लेकर के अनुराग भदौरिया के पास जाओ रोहित, आपकी यही बात अनुराग भदौरिया से हम करते हैं ना। अनुराग भदौरिया, ये जो पीएफआई वाला एंगल है, इससे तो एक चीज समझ में आ गई है ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता, और ये भी समझ में आ गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, बदनाम करने की कोशिश भी की गई है। पीएफआई को तो जानते होंगे अनुराग आप? हर बार एक सवाल आपसे भी पूछता हूं, आपके माध्यम से सरकार से भी पूछता हूं, और अपने प्रदेश के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, सरकार किसकी है? जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की किसकी है? समाज के अंदर कोई गलत फंडिंग अगर हमारे देश के अंदर हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। तो सरकार 3.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, 7 साल से दिल्ली में है, तो अब तक ये नहीं पता लगा पाई कि पीएफआई की फंडिंग जो विदेशों से आती है 7 साल में रोक नहीं पाई अब तक। उन इस्लामिक कंट्री को चिन्हित नहीं कर पाई कि जहां से फंडिंग आ रही है। इसके मतलब आप इंतजार करते हो फंडिंग। शायद विजय मिश्रा बेहतर बता पाएंगे, शायद विजय मिश्रा बेहतर बता पाएंगे। मैं इससे पहले कि कुमार अशोक के पास में चलूं आपके सवाल का जवाब लेने के लिए, विजय मिश्रा, पीएफआई, एसडीपीआई, इस तरीके के जो संगठन हैं संदिग्ध आज से नहीं हुए हैं, 6-7 महीने से हुए पड़े हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से इन्हें बैन लगाने के लिए कोई ईमानदार कोशिश अभी तक क्यों नहीं हुई? ऐसा इंतजार क्यों किया जाता है कि और ये लोग दंगे भड़काएं, हालात खराब करें? भाई कानून तो सरकार के हाथ में है ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो पीएफआई का नाम करीब 5 से 6 बार आ चुका है विभिन्न जगहों पर, इस तरह की चीजें करने को लेकर के, इस तरह के दंगे फैलाने को लेकर के, इस तरह के तमाम आरोप जो है वो पीएफआई संगठन पे लगे हैं। और सबसे पहले नाम जिस तरह से एनआरसी और यहाँ पर पूरे प्रदेश में जिस तरह से घटना हुई थी एनआरसी को लेकर के, जिस तरह से पूरा सड़कों पर गाड़ियां जली थी, पूरा रोड जो है वो तोड़फोड़ हुई थी, काफी ज्यादा सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ था, तब पीएफआई का नाम पहली बार काफी लोगों ने सुना था। हालांकि इसके पहले भी ये जानकारी है कि पीएफआई संगठन जो है वो पूरे देश में कई राज्यों में काम करती है और कई राज्यों में इनका पूरा संगठन जो है वो फैला हुआ है। हालांकि इस पूरे आरोप को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये आरोप लगाए थे तो उसमें पीएफआई के संगठन का जो अध्यक्ष है उसने इस पूरे आरोपों को नकारा था। सरकार जिस पार्टी की है कुछ कोर्ट उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाले कुमार अशोक जी, विजय हमारे साथ में है। विजय, कुमार अशोक जी को आप भी सुने, और अगर कुमार अशोक जी से आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। कुमार अशोक जी, अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि भाई पीएफआई ने सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर हालात बिगाड़े, जैसा कि सरकार ने कहा। यूपी में सबसे ज्यादा हालात बिगाड़ने की कोशिश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात बिगाड़ने की कोशिश की, अभी तक बैन क्यों नहीं किया? भाई एक जमाने में सिमी को बैन कर दिया था ना, जब ये पता चला था कि आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आप बैन कीजिए, या ये भी कर सकते हैं कि ये भी तो कर सकते हैं ना, फौरी बैन लगाइए, फौरी बैन लगाइए, जांच कीजिए, अगर जांच में ठीक आ जाते हैं तो बाद में बैन हटा लीजिएगा। विपक्ष का क्या रिश्ता है, यही तो मैं अनुराग भदौरिया से पूछना बैन लगाइए ना कि पीएफआई अरे इनका रिश्ता छोड़िए, रिश्ता है, क्या कारण है कि मणिशंकर अय्यर जैसा आप इनका रिश्ता मैं पूछूंगा कुमार अशोक जी, कुमार अशोक जी, इनका रिश्ता मैं पूछूंगा। बैन कब लगेगा? बैन 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 आप प्रतिबंध कब लगाएंगे? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बंद कब होगा? बैन कब लगेगा? ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगा? आप ये बताएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी उसी पार्टी के अधीन, जिस पार्टी के अधीन है यूपी की सरकार, बैन लगाइए ना। नहीं, सवालों के साथ आप की वजह से सवालों पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो उनका जानते हैं कार्य है कि उनकी सादगी और उनकी साफगोई। आप अपने जवाब की जो बल्लेबाजी हो रही है ना, उसका स्टांस ठीक तरीके से ले नहीं पा रहे, आप सवालों को डक कर रहे हैं। पीएफआई पर बैन कब लगेगा, सीधे बताएं आप मुझे कुमार अशोक जी। मैंने आपसे बताया कि पीएफआई बैन संगठन है और बाकी उनके ऊपर गतिविधियां भी, जो जांच हो रही है, इस जांच में उनकी सारी गतिविधियां पूरे तरह से बैन की जाएंगी और उनकी जो फंडिंग, जो मस्जिदों के नाम पर वो फंड ले रहे थे, वो भी सब बैन होगा।
थोड़ा सा इंतजार करिए। वैसे तो वो पूरी तरह से पहले भी पीएफआई को स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी, अब ये पूरी तरह से बैन हो जाएगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पूरी तरह से बैन होने जा रही है, कब बैन हो पूरी जाएगा? तरह से जब असामाजिक और भी- संगठन जब है और- जब और ये और भी साबित हो वेबसाइट आ चुका है जाएंगी। कि देश में तब बैन होगा भड़काने का जब और भी काम दंगे भड़क PFI ने जाएंगे। किया है। अनुराग चाहे वो भदौरिया, शाहीन बाग अनुराग हो, भदौरिया, ये जो अभी संगठन कुमार अशोक है, जी ने ये बात इसके बोली, विरुद्ध बहुत भारतीय कठोर जनता कार्रवाई पार्टी होने के जा नेता रही है। कुमार अशोक जी ऐसी ने, अनुराग कार्रवाई भदौरिया होने जी जा ये रही बात है। बोली कि आप लोगों का संबंध पीएफआई से भी है, जवाब दें। जनता पार्टी का है संबंध, 100% पीएफआई से संबंध है। भारतीय जनता पार्टी की ही पार्टी समझ लो आप, क्योंकि ये जाति के जो नफरत की राजनीति करने वाला इस देश के अंदर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो सही कह रहे हैं अशोक जी, उनकी पार्टी का संबंध है, तभी वो इतना चिल्ला रहे हैं। इस देश के अंदर में अगर जाति धर्म की कोई राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। विकास की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक की नहीं। अगर आपको कहीं दिखाई दी तो विकास की राजनीति दूसरी जगह हमें बता दीजिएगा। ये अच्छा, जाति एक और धर्म बात की है। राजनीति के अब अलावा क्या? दूसरा कुछ इनको अब आता क्या? ही नहीं है। कुमार अशोक जी अभी थोड़ी देर पहले रोहित पुनेठा ग्राउंड जीरो से एक और बात बता रहे थे। रोहित पुनेठा ने यह बताया कि कई हाथरस में कई अलग अलग जगह पर जातिगत पंचायतें हो रही हैं, और जहां पर जाति के नाम की पंचायत होती है ना कुमार अशोक जी, वहां पर और भी ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे संवेदनशील समय में आप ये कहते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही है? जो कहीं पर कोई ठाकुर अपनी जाति को लेकर के पंचायत कर रहा है, दलित अपनी जाति को लेकर के पंचायत कर रहा है, कायस्थ अपनी जाति को लेकर के पंचायत कर रहा है। कुमार अशोक जी, जब खाली सब आप लोग दिखा भी रहे पंचायत चल रही तब भी नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर? इसलिए क्योंकि आप चाह रहे हो, मुझे लगता है। मैंने आपको बोला ना, इनका संबंध पक्का पीएफआई से है। ये उन्हीं के चट्टे बट्टे मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ये इंतजार करती है। वहाँ पंचायत चल रही है, पंचायतें चल रही है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं एफआईआर करते? आपने एक नेता पे तो एफआईआर की, अच्छी बात, किसी ने गलत बोला आपने एफआईआर की। क्या बाराबंकी के नेता पे आपने एफआईआर की? क्या आपने सुंदर सिंह पे एफआईआर की? बीजेपी के विधायक, क्या आपके सांसद वहाँ पे जो जेलर से चाय पीने गए थे, क्यों चाय पीने गए थे? क्या कार्रवाई की आपने? क्या रोहित मेरे साथ हैं? क्या रोहित पुनेठा मेरे साथ में है? क्या एक काम कर, रुक जाइए। कुमार अशोक जी, आप मेरे कई सवालों का जवाब नहीं दे रहे। ये जातिगत पंचायतें जो हैं, इसे लेकर के खतरा कितना ज्यादा है? रोहित के पास में चलते हैं। रोहित, आपने बताया कि जाति के नाम पर अलग अलग जगह लोग पंचायत करने में लगे हैं, इसकी वजह से खतरा कितना ज्यादा हो जाता है ऐसे संवेदनशील वक्त में? जब एक गैंगरेप पीड़िता की जान चली गई, उसके बाद उसे जाति का रंग दिया गया, पीएफआई का नाम लेकर के उसे धर्म का भी रंग दिया गया, एक जाति दूसरी जाति, परिवार वर्सेस परिवार हो गया है। तो अगर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, अगर 144 लागू है, तो ये पंचायतें कैसे हो पा रही हैं रोहित? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह की पंचायतों की अनुमति क्यों दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ तो जब मीडिया आती है उसको रोकने के लिए आप अपना सारा पुलिस प्रशासन लगा देते हैं, सब कुछ आपने देखा कि किस तरीके से जो तमाम मजिस्ट्रेट हैं, तमाम एसपी हैं। अभी भी जब मैं आया राशिद, आज इस घटना के 3 दिनों बाद जब मैं आज यहाँ पे आया तो मेरे को सामने एसपी क्राइम मिले, एसपी सुरक्षा मिले, सीओ वहां पर बैठे हुए थे, 2 मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे, घर पर मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे। इतनी लंबी चौड़ी फ्लीट जो है पुलिस की वो मैंने आपको दिखाई। इस घटना के इतने दिनों बाद आज ये हाल है। तो सवाल यह है कि जब इतनी लंबी चौड़ी फ्लीट यहां पर मौजूद है, तो फिर आसपास के इलाके में जिस तरह से पंचायतें हो रही है उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? हालांकि अफसर इस बात को मानते हैं क्या हो रही है, और वो ये भी कहते हैं कि नहीं कि हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासनिक तौर पर हमको जो भी पता चलेगा वो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये कि उसके बावजूद भी हो रही है, तो फिर ये कमी किसकी है? कमी अगर इस तरह की पंचायतें होंगी तो मुझे बताइए कि पीड़ित परिवार डरेगा क्यों नहीं? आप उसको भले ही लाख सुरक्षा में बिठा लीजिए, या आप सारी जिंदगी सुरक्षा देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे ना। कुमार अशोक जी, रोहित पुनेठा ग्राउंड जीरो से सवाल पूछ रहे हैं, वहां पर जाति के नाम की पंचायतें हो रही हैं, परिवार डरा हुआ है। ऐसे सुरक्षा उनको कानून की मिली हुई है और कानून की अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं, पंचायत हो रही है, 144 लगी हुई है, राज है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं कुमार अशोक जी। जहां तक उन लोगों ने जो काम अपने किए हैं वो अपने कर्म से डरे हुए हैं, क्योंकि जगह जगह पर इन्होंने अपने बयान बदले हैं। आप पहले दिन आप क्या बात कर रहे हैं कुमार अशोक जी? क्या बात कह गए आप? तो आप देखेंगे, आप ये कह रहे हैं कि पीड़ित का जो परिवार है, पीड़िता का जो परिवार है अपने कर्मों से डरा है। रोहित कोई सवाल कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रोहित का सवाल, ग्राउंड जीरो से रोहित का सवाल, रोहित वर्सेस बीजेपी। अरे सर, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने उनकी हालत देखी है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने उनकी हालत देखी है, क्या हालत है, और आप वहाँ बैठकर क्या बात कर रहे हैं? आप वहाँ बैठकर क्या आपको लगता है कोई शख्स अपनी लड़की को इस तरह बदनाम करेगा? आप इस तरह की बात करते हैं? तो बिल्कुल हैरत में हूँ। बिना रोहित, किसी कुमार अशोक कह रहे हैं फाइंडिंग के कि आप इस पीड़ित निष्कर्ष का पर कैसे परिवार पहुंचे? अपने कर्मों का भुगत रहा है।
इनकी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीड़ित का परिवार अपने कर्मों का भुगत रहा है। आप कैसे अरे कह बाप रे सकते बाप, हैं? ये संवेदनहीनता, मैं बहुत ये हैरान हूं। नहीं संवेदनहीनता कुमार अशोक है। जी, नहीं कुमार अशोक जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि पीड़ित का परिवार अपने कर्मों का भोग रहा है। पीछे नहीं हटेगी भाई साहब। आप कहते हैं कि पीड़ित का परिवार अपने कर्मों का भोग रहा है। अनुरोध पूर्वक कह रहा हूँ, ये सियासी हथकंडा बंद कीजिए सर। नहीं भी बचेंगे नहीं। नहीं कुमार अशोक जी। राशिद, हाँ, रोहित, राशिद, बोलें। राशिद, मुझे एक सवाल करने दीजिए। राशिद, मुझे एक सवाल करने दीजिए अशोक जी से। अगर आपको लगता है कि पीड़ित का परिवार अपने कर्मों की सजा भोग रहा है तो भोगने दीजिए, हटा लीजिए पुलिस अपने यहां से। क्यों लगा रखी है पुलिस? बात ही की है मैंने कहा, जो वो भोगने बयान दीजिए। बदल रहे हैं, बदल करके बयान दे रहे हैं, उनके अनेक आपने डायरेक्टर कहा हैं। है उसका कि थोड़ा पीड़ित का समय आप यही परिवार बयान अपने बदल रहे हैं। कर्मों आप यही बयान बदल रहे किया हैं। हुआ भुगत रहा कानून उनका है। ख्याल नहीं कर कुमार रहा अशोक है। जी, कानून रोहित उनकी पुनेठा का पूरी सवाल रखवाली एकदम कर रहा जायज है। उनको किसी किस्म की डरने नहीं की कुमार जरूरत अशोक नहीं जी, है। SIT आपने उनके कहा साथ है पीड़ित CBI का वहां पर परिवार लगी हुई कर्मों है। का भुगत रहा इसलिए है। उनकी अगर आप सुरक्षा में कहेंगे कोई कमी नहीं है। लूप मैं में लेकर डायरेक्टर के की मैं बात आपका कर ये रहा हूं। बयान सुना जो सकता हूं कुमार डायरेक्टर अशोक बयान जी। बदलवा रहे हैं, उनकी नहीं बात कुमार कर रहा अशोक जी, हूं। वो आप ठीक डायरेक्टर नहीं नहीं बोल बचने रहे वाले हैं। हैं। कुमार अशोक जी, जो नहीं, बयान बदल आपने ठीक नहीं बयान बोला बदल रहे है। हैं। नहीं कुमार अशोक जी, ये आपने ठीक नहीं बोला है। कुमार अशोक जी, राशिद, आप समझ में आ रहा है अभी के क्यों लिए- डर रहा है पीड़ित का परिवार? अभी- राशिद, आप समझ में